बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सबके जहनों में सबसे बड़ा सवाल आज का और इस वक्त का यह है कि हमारा अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। और इसी सिलसिले में इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो जो पार्लिमान की खसूसी कमेटी इस सिलसिले में तश्कील दी गई है, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वो अपना इजलास कर रहे हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान के 3 सीनियर जजेस के नाम भिजवाए गए, जिस पर पहला इजलास हुआ, जिसके बाद ब्रेक हुई। ब्रेक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मनाने की कोशिश की गई कि वो इस कमेटी में जो नाम उन्होंने भिजवाए थे, बैरिस्टर गौर साहब थे, बैरिस्टर अली जफर साहब थे, हामिद रजा साहब थे, वो आए इसमें शरीक हों और अपना इनपुट दें। लेकिन उनके इनकार के बाद आज शब दोबारा ये सेशन शुरू हुआ है और यही खबरें आ रही हैं कि आज रात 12 बजे से कबल वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जो 3 पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याया अफरीदी साहब, आप उनकी तस्वीर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 3 मोहतरम ऑनरेबल जजेस में एक जो है उनको चुना जाएगा एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा बड़ा अहम वक्त है। पहली मरतबा 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के तहत यानी कि पार्लिमानी कमेटी जिसमें हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट शामिल हैं, वो फैसला और तयन करेंगे कि पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि जो भी हमारा लाइव शो है, खपती है, ब्रेक होती है, वी विल शेयर इट विद यू। लेकिन ये इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर बनी हुई है कि पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। और क्यों ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मुनसिफ आला जो चीफ काजी का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में जो है वो बहुत और इस्लामी कॉन्सेप्ट भी है, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान में अदालती इंसाफ के हवाले से। एक तो इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, फिर ये भी आपको आज बताएंगे कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई है, इसमें सियासी जमातों ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से मुतअद्दिद सेशंस हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड किया, नवाज शरीफ साहब ने गाइड किया। ये जो फैसला हुआ है 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में, ये मुआशी बहाली और अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए एक संगमील साबित होगा। उन्होंने क्या कहा था, उनके खिताब का एक हिस्सा हमने आपके लिए मुंतखब किया, आपको सुनाते हैं। ये जो आईनी तरमीम हुई है और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इस हवाले से यकीनन आसानी हासिल होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। संग मील की हैसियत रखती है, जनाब वज़ीर आज़म के ये कलमात थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी एक और खबर है, वो भी मैं अपने इब्तदाई में आपसे शेयर करना चाहूँगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब और एक और ऑनरेबल जज हैं जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, उन्होंने 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस हवाले से अपना इख्तलाफी नोट आज जारी किया है। चीफ जस्टिस साहब ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी उसमें लिखा है। वैसे वो पढ़ने के काबिल है, मैं तो एक कॉमन मैन हूँ लेकिन जो लीगल बैकग्राउंड रखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है अपने इख्तलाफी नोट में कि फैसले में जो है वो आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही करना मेरा फ़र्ज़ है। और उन्होंने इस तवक्को का इज़हार किया है कि अक्सरियती जो जजेस हैं वो अपनी गलतियों पर गौर करके इन्हें दुरुस्त करेंगे। इसकी डिटेल्स जो हैं वो भी आगे चल के हम उसमें ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैंने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करें। हमें प्रोग्राम में जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, मुश्तबीक नवाज के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। सर बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। आसिफ बशीर चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जियो टेलीविजन के साथ वाबस्ता हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। दौरान गुफ्तगू डॉक्टर शाजिया सुमरो साहबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया साहबा। और हाजी गुलाम अली साहब जो साबिक गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ में खुर्रम दस्तगीर साहब सर आपसे करूँगा। इस वक्त जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास हो रहा है और उससे खबर आएगी कि पाकिस्तान की जो पार्लिमानी कमेटी उन्होंने अगला चीफ जस्टिस का चुनाव कर लिया है। किस तरह देख रहे हैं ये नई आईनी तरमीम के बाद
फर्स्ट टाइम हो रहा है, 25 अक्टूबर को मौजूदा चीफ जस्टिस की टेन्योर मुकम्मल हो रहा है। हाउ डू यू सी ऑल दिस प्रोसेस? पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इसमें शिरकत नहीं की। जी, आर्टिकल 175A(3) जो नया ऐड हुआ है उसके तहत ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है और ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि एक जांच पड़ताल होगी जो रियासत पाकिस्तान के आइन के तहत आला तरीन ओहदों में से एक है। पहले एक आप कह सकते हैं कि खुदकार अमल था जो सोच बचार से आ रही था कि जो भी एज आएगी वो रिटायर होगा और जो अगला आने वाला है वो चाहे 3 दिन के लिए हो या 3 साल के लिए हो उसको ये अमल सौंप दिया जाएगा। लेकिन असल अनवार साहब ये पाकिस्तान के आइन का असली हिस्सा नहीं है। ये 1996 में पहले अल जिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। आइन उस मामले में एक जो कि उस वक्त कहता था कि ये सवाबदीद जो है ये हुकूमत की होगी, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट। उसके बाद फिर ये 18वीं तरमीम में हिस्सा बन गया आइन का। लेकिन आपके नाजरीन के लिए जो अहम बात है कि इसके नतीजे में हमें किस मयार के चीफ जस्टिस जो है वो हासिल हुए, और यहाँ फिर जो है वो उस पर बहुत एतराज है। मेरा जाती इसके ऊपर एक बहुत क्रिटिसिज्म है कि ये जो तरीक़ेकार था कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा, उसके नतीजे में हमने बहुत ही आइन से तजावज़ देखा है। हमने एक ज़ाती खुद पसंदी और अना के तहत फैसले देखे हैं। हमने आइन शिकनी देखी है। हमने आइन से के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनको रीराइट होते हुए देखा है। ठीक। तो लिहाजा बेहतर यही है कि ये एक बड़ा जमहूरी तरीका है। और बहुत सारे लोग जो जस्टिस पर बात करते हैं कि जी देखें जी अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो गई, ये अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं हो रही। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इख्तियारात की तकसीम जी, वो ये नहीं है कि रियासत के सतून जो हैं वो 3 अलग जजीरे हैं। वो ये है कि रियासत के मुख्तलिफ सतून मुख्तलिफ जगहों पर एक दूसरे की निगरानी करें। सही है। लिहाजा जिस तरह कोर्ट निगरानी करता है आप पार्लियामान की कि वो कोई बुनियादी हकूक से तजावज आइन कोई कानून तो नहीं बन रहा जी, लेकिन इसी तरह अब जो कोर्ट के पास पहले एक हम कह सकते थे कि उनके पास खुद ये एक ताकत थी कि वो ऑटोमेटिकली बन जाएं, और जो एक दफा कोर्ट पे आ गया और अगर वो सीनियर मोस्ट है, अब इस जांच पड़ताल होगी। ये रिकॉर्ड आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जी, प्रोफाइल भी उनके जो हैं वो देखे गए हैं। मैं खुरम साहब दोबारा लौट के आऊंगा सर आपके पास, आपका नुक्ता सामने है। ये देखिए एक बात जो मैं समझनी है सर कि पार्लियामान के बारे में और मुंतखब नुमाइंदों के बारे में बहुत ज्यादा तासुब है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का चूंकि उन्हें एक इख्तियार और अवाम की तरफ से दिया गया है, तो लिहाजा वो अगर ये निगरानी कर रहे हैं तो ये जो अमल है चीफ जस्टिस की तैनाती का, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें ज्यादा बेहतर जमहूरी निगहदाश्त होने लगी है जिसका नतीजा बेहतर निकले। चलिए सर, वो तो ज़ाहिर बात है टाइम विल टेल, लेकिन इसके काउंटर आर्गूमेंट से वो मैं आगे चल के आपसे जरूर सवाल करूंगा। हाजी गुलाम अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपकी इजाजत से। आसिफ साहब, हाजी गुलाम अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नवाजिश सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा कलीदी किरदार रहा इस पूरी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, और अब इस मरहले में जब नए चीफ जस्टिस की सिलेक्शन हो रही है, जैसे खुरम दस्तगीर साहब कह रहे थे कि उनके प्रोफाइल्स देखे जा रहे हैं, और एक अच्छा शगुन है कि पार्लियामानी जो है वो जो फैसला होगा वो एक अच्छा साबित होगा। आपसे जानना चाहूंगा, सेंटर कामरान मुर्तजा साहब भी मौजूद है, आप लोगों का मुसविदा आया, आप लोगों ने पीटीआई से भी मुशावरत की, किस तरह देख रहे हैं? आज उन्हें मनाने की भी कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद को कि आप भी शामिल हो जाए, आपने नाम दिए हैं ताकि मुतफिका तौर पर जो नाम सामने आए उस पर किसी को एतराज ना हो। तो हाजी गुलाम अली साहब, इस सारे प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया भाई दस्तगीर साहब का, जो कि हमारे बड़े जी करीबी दोस्त भाई हैं, और मैं आपके मेहमान आसिफ शेर बशीर चौधरी साहब। सर थोड़ा ऊंचा बोलिएगा हाजी साहब, आवाज आपकी जरा कम आ रही, जरा ऊंचा बात कीजिएगा सर। असल में बात यह है ना, देखो जहां पर ये आइन की तरमीम हो रही थी तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें। जी आवाज आ रही है सर? आप बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, इसी तरह बात कीजिएगा प्लीज। अच्छा,
पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों ने जमीयत उलमा इस्लाम और खासकर मौलाना फजल रहमान का रियासत के साथ रोल देख लिया। जी हमने कोशिश की कि आईनी तरमीम अवाम की मर्जी के मुताबिक और उनके हकूक पे डाका ना डाला जाए, और यही वजह है कि 80 से ज्यादा शिके थी जो कि कम होते 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 हुए 23 तक आ गई। जी 22। और ये सारा अमल मशावरत से हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तारीखी किरदार अदा किया कि उन्होंने पीटीआई जो कि हमारा एक बहुत मुखालिफ जमात था जी और सबसे ज्यादा इख्तिलाफ पीटीआई से जमीयत उलमा इस्लाम का था, लेकिन उनके साथ हर चीज से मशावरत करके फिर हुकूमत के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, खासकर हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भट्टो जरदारी साहब और तमाम लोग मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातें करते रहे, यहाँ तक कि जो मसौदा हमने तैयार किए थे पीटीआई के मशावरत से, वही मसौदे पर हमने बहुत ज्यादा जोर दिया हुकूमत को कि ये आपने मानना होगा और इसमें हमारी जाती या किसी दूसरे जमात की जाती कोई सोच विजन शामिल नहीं है, बल्कि इसको अगर हम समझते हैं तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के मजबूती के लिए है। जी चूंकि एक दिन मोहलत मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर मांगी थी, पीटीआई के साथ हमारी मशवरत हुई और सियासी जमातें अपने फैसलों में आजाद है, उनके अपने एक मुश्किलात था, क्योंकि एक तो वो कहते थे कि हमारा लीडर जो है वो जेल में बंद है, हमें मुलाकात का वक्त नहीं मिल रहा है। बाकी इस तरफ काफी उन्होंने सोच और अपने जो विजन था वो दिया, तो उसमें फिर हमने कहा कि यार अगर आप इसको वोट नहीं करेंगे, चूंकि ये हमने मुतफिका बनाया जी और हुकूमत इतने ज्यादा अक्सरियत होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे इतने शिके मसले जो कि इनसे निकाला गया, और एक लफ्ज मौलाना ने इस्तेमाल किया कि एक काला नाक का, इसके हमने जहर भी निकाल दिए और दान भी निकाल दिए जी लेकिन कोशिश हो गई कि इसको पास किया जाए। तो जमीयत उलमा इस्लाम ने, मौलाना फजल रहमान ने अपनी जमात के साथ और पीटीआई के साथ मशवरा करके फिर हम गए और इसको पास किया। जहां तक जजों कमेटी का ताल्लुक है या ऑनरेबल जजों के अपॉइंटमेंट की ताल्लुक है, ठीक है, ये जरूरी है कि जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो खुद कोई अपने लिए नहीं कर सकते, बल्कि कोई दूसरा उसके लिए करेगा। लेकिन बदकिस्मती से एक तो सोशल मीडिया ने, हमारी अपनी मीडिया ने इस अपॉइंटमेंट को एक इशू बना दिया और उस इशू के बनाए तो कौम को 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं भी कहता हूं कि ये अपॉइंटमेंट पाकिस्तान बनने से लेकर और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक होंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कि हम इत्तेफाक की राय पैदा करें। यस, इत्तेफाक की राय। हाजी साहब मेरे साथ ही रहेगा, हाजी साहब मेरे साथ ही रहेगा। आपने अच्छा नुक्ता उठाया है कि इत्तेफाक की राय पैदा कीजिए, वो कैसे पैदा करें। दोबारा लौट के मैं आपके पास आता हूँ। आसिफ बशीर साहब बहुत शुक्रिया एक तो प्रोग्राम में आने का, माजरत आपके पास देर से आ रहा हूँ। बताइएगा इस वक्त डॉक्टर शाजिया साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी फॉर्मल वेलकम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली है। बताइएगा क्या जो है वो जिसे कहते हैं ना वो मीडिया में इस वक्त क्या बाज़गश्त सुनाई दे रही है नए चीफ जस्टिस के हवाले से मुख्तलिफ, आप तो बड़े बाखबर साहफी हैं, कुछ हमारे साथ प्रोग्राम में भी शेयर कीजिएगा, कौन बनने जा रहे चीफ जस्टिस? जी अनवार साहब, ज़्यादातर आज जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि जो पार्लिमानी कमेटी के सामने 3 नाम आए हैं लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जो भेजे गए थे, चीफ जस्टिस ने थ्रू रजिस्ट्रार भेजे थे, उनमें क्योंकि पहले नंबर पे वो हैं अपने मंसूर अली शाह साहब हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और तीसरे पे जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। तो जो नाम नहीं लिया जा रहा था वो जस्टिस मुनीब अख्तर का था। अच्छा। और ये कहा जा रहा था कि उनका नाम शायद पार्टी में ये जो हमारी कमेटी है वो इस नाम को कोई ज़्यादा कंसीडर नहीं करेगी। ये तो बात वहाँ पे हमारे जर्नलिस्टों की जो गपशप थी उसमें आ रही थी। अच्छा। और ज़्यादातर लोगों की ये राय थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही
को शायद लगा दिया जाए, अच्छा। क्योंकि वो जो हैं वो उस अदालत के चीफ होंगे जिसके जो सुप्रीम कोर्ट का एपलेट फोरम का जो किरदार देखेगी, जो हमारे मुकदमात नीचे से जिनकी अपीलें आती हैं हाई कोर्ट से, और उस अदालत के चीफ उन्हीं को शायद लगाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात शुरू दिन से करते हैं पेंडेंसी की, और इसके ऊपर उनका बड़ा काम भी है, अल्टरनेट जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके ऊपर बड़ा काम किया उन्होंने, इसी हवाले से उन्हें बाहर भी बुलाया जाता रहा है। और वो उन्हें क्योंकि जुडिशरी में एक प्रोफेसर टाइप एक जज माना जाता है, तो बहुत सारे हमारे दोस्तों की राय थी कि शायद उन्हें लगाया जाए। लेकिन कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि जिस तरह मखसूस नशिस्तों वाले डिसीजन में उन्होंने जो फैसला दिया है, वो जो है पार्लियामान के अंदर पीटीआई के अलावा बाकी जमातें उसको लाइक नहीं करती, और कमेटी के अंदर भी मेंबर जो हैं वो जो हैं उन पार्टीज़ के ज़्यादा हैं जो बरसर इक़्तिदार हैं, ज़ाहिर है। तो उनकी ये राय थी कि शायद जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं उनको जो है वो चीफ, तो ये दो नाम सहाफ़ियों में डिस्कस हो रहे थे, लेकिन जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों के अंदर बातचीत हो रही थी वो यही हो रही थी, क्योंकि ये जो कोर्ट होगी इसने एपलेट फोरम का रोल अदा करना है, तो इसमें कोई भी चीफ जस्टिस हो उसके पास वो वाले मैटर्स नहीं आएंगे जो आईनी है, जो पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, बेंचेस को जाएंगे, जिनसे हुकूमतें डिस्टर्ब हो सकती हैं या ऐसे मामलात हो सकते हैं जिससे कोई आईनी बहरान हो। तो वो जो जुडिशल कमीशन नया फॉर्म होगा और फिर जो आईनी बेंच होगा उसके जो चीफ लगेंगे, वहाँ पे शायद जो है वो ज़्यादा वो ख्याल किया जाएगा। लेकिन अगर अनवार भाई आप मेरे से पूछते हैं तो हम तो हमेशा आइन की, हम तो पार्लियामेंट कवर करते हुए यही, हम तो जमहूरियत, आइन, पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, और मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पहले कवर करता रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा जजेस का बैकग्राउंड और ये फैसले भी हम देखते रहे। 184(3 भी बहुत मिस यूज़ हुआ, हमारी अदालतें एक पुतली तमाशा, और मैं डुगडुगी वाला तमाशा कहूँ तो गलत नहीं होगा, कोई कानून इंसाफ का अमल दखल नहीं होता था। 184(3 में बुला लिया, खुद ही सुन रहे हैं, झाड़ पिला रहे हैं, मर्जी के बहुत कुछ जो है गलत, जो इख्तियार है जो कुछ गलत हुआ। लेकिन मेरी ये राय है कि पार्लियामान को जो हमने रोल चीफ जस्टिस के तकर्रुर में दिया, अच्छा, क्या ये अच्छा होता कि जज की अपॉइंटमेंट में हम इससे भी बड़ा रोल पार्लियामान को देते कि आप जज बनाते वक्त उसकी कोई जिंदगी की चीज़ है वो उठा के लें और उसको अकाउंटेबल करें कि आप जज क्यों बनने चाहिए। लेकिन मेरी ज़ाती राय में अगर आप चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए इख्तियार देंगे पार्लियामान को, क्योंकि पार्लियामान यहाँ हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, बड़ी सियासी जमातों का के गिर्द घूमता है, सिंबल्स पे जाता है हमारे यहाँ इलेक्शन, तो मेरी ज़ाती राय में क्योंकि मुंसिफ को किसी दबाव और किसी लालच से मावरा होना चाहिए, तो वो 3 जज जो जिन्हें पता होगा कि हमारा नाम सीनियरिटी के लिए जाना है और इन्होंने फैसला करना, और जो पार्लियामेंट में ज़ाहिर अक्सरियती जमात होगी, उनके वोट ज्यादा होंगे, और वो डेफिनेटली उसने मुझे लगाना है, तो शायद किसी मौके पे इंसाफ का उनका पलड़ा जो है उसमें किसी लालच के एवज जो है वो दबाव ले सकते हैं वो, क्योंकि अक्सरियती केसेस में हुकूमत ही एक्यूज होती है। जैसे आपका कोई किसी किस्म का मिसिंग पर्सनस का केस है तो उसमें कोई मिनिस्ट्री होगी, लैंड का कोई मामला है तो उसमें कोई एनएचए होगा, या व्हाटएवर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि अगर जब आप कोई जज अपॉइंट करते हुए हम ये सारा रोल देते, जो कि 18वीं आईनी तरमीम में हम देना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त अदालत क्योंकि इतनी पावरफुल थी, उसने कहा था हम ये पूरी तरमीम उड़ा देंगे अगर आप ये नहीं करते। उस वक्त पार्लियामान को ब्लैक मिल गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये भी बात दुरुस्त है कि कुछ चीफ जस्टिस ने अपने उस 184(3) के इख्तियार से पूरे इस अदालती निज़ाम के ऊपर सवाल उठाए, और अदलिया और हमारी पार्लियामान जो थी उसको ऑलमोस्ट बेवकूफ़ करके छोड़ दिया। बड़े आपने आम नुकात उठाए। लेकिन अब जब हम इसको दुरुस्त करने जा रहे हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना है कि हमने रिएक्शनरी होके नहीं करना। चीफ जस्टिस देखें, एक और पॉइंट मैं अनवार भाई आपके सामने रखूं, मैं जब देखता हूं इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके अभी तक और एक उनसे पहले के 10 चीफ जस्टिस इस वक्त जिंदा हैं। हमने 25 दिन के चीफ जस्टिस भी देखे, 3 माह के चीफ जस्टिस भी देखे, 9 माह। तो इसमें क्या ही अच्छा होता हम उनकी पोस्ट टेन्योर कर देते। तो कर दिया ना? नहीं, वो आईनी चीफ जस्टिस की है ना, यहाँ पे नहीं की। यहाँ पे देखें वो ये कि हमने नहीं, जो मौजूदा जो नए चीफ जस्टिस लगेंगे वो 3 साल के लगेंगे ना, 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे ना। लेकिन होना ये चाहिए कि हम टेन्योर पोस्ट 3 साल चाहे आखिरी दिन लगे, उस दौरान जो जज आए वो रिटायर हो जाने चाहिए, ताकि कम से कम 10 साल में जाके हमारे, क्योंकि आपको पता है कि एक रिटायर जो चीफ जस्टिस है उसके जो पर्क्स हैं वो सारे सदर पाकिस्तान के बराबर है। इस वक्त हमारे 10 जिंदा चीफ जस्टिस है रिटायर्ड पाकिस्तान में। चलें अल्लाह दराज़ उम्र दे उनके अल्लाह दराज़ी उम्र दे। डॉक्टर साहब आप इस हवाले से बताइएगा, जो आसिफ वसी चौधरी साहब ने बड़े अहम नुकात उठाए हैं
کہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کا اختیار ہوتا رہا. خرم صغیر صاحب کا استدلال یہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو ایک اچھا فیصلہ ہوگا. کیا یہ اچھا ہوگا کہ حکمران اتحاد جس میں آپ شامل ہیں, خرم صاحب کی جماعت شامل ہے, MQM شامل ہے, صرف ایک اپوزیشن میں مولانا صاحب کی جماعت ہے, حاجی غلام علی صاحب کی PTI اور سنی اتحاد تو نے بائیکاٹ کیا, شرکت نہیں کر رہے, وہ جو چیف جسٹس کا چناؤ کریں گے تو اس سے کیا کوئی احتمال ہے کہ عدالت میں پریشر آئے یا ان کی جو کہا جاتا ہے انٹیگریٹی یا ان کی جو آزادی ہے اس پہ حرف تو نہیں اٹھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی جب ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا نام جو ہے وہ چیف جسٹس کے لیے وہ فائنل کریں گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیزیں آئینی ترمیم میں پاس ہوئی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم نے جو عدلیہ کو آزادی یا جو بھی چیزیں لوگ یہ کنٹروورشل پھیلا رہے ہیں کہ ان کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم نے یا پارلیمنٹ نے اس چیز کو آگے لے کر آئے ہیں کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ آسانی سے اور آرام سے عوام کو ریلیف دے سکے. جی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کوئی ایسی عدلیہ کے اوپر یا ججز کے اوپر امپریشن یا کنٹروورشل ہونے کا کوئی ایسا سوال نہیں اٹھتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جج جو ہیں اس قابل نہیں تھے اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا, یا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ جب یہ ریزلٹ آئے گا پارلیمانی کمیٹی کا تو جو بھی اس چیف جسٹس بننے کے لیے انہوں نے فائنل کیا نام, تو آگے جا کے وہ بہت صحیح والے فیصلے ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام پینڈنگ کیسز کی وجہ سے رل رہی ہوتی ہے یا جو اپنے تاریخ پہ تاریخ والی چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ختم ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اور اس وقت عوام کو ریلیف ملنا بہت ضروری ہے, اور میں اس چیز کا کریڈٹ دیتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ان لوگوں نے بہت محنت کی اس چیز پہ, اور جو ایک کنٹروورسی کریٹ کی گئی تھی اس چیز کو ختم کرنے میں اور اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں ان سب کا بہت زیادہ رول رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کا 45 سال کے بعد ایک فیصلہ آنا, اور یا وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں جیلوں میں اپنی باری آنے کا, کیس لگنے کا, ان سب کو ریلیف ملنا ضروری ہے. اور اس سے عوام کو فائدہ زیادہ ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں جب تک ہم لوگ یہ آئینی کیس عدالتیں بنتی ہیں یا جو کمیشن بنے گی تو اس سے یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی, اور جو کیسز سننے چاہیے وہ آگے آئیں گے اور ان کو ٹائم سے نپٹایا جائے گا. ٹھیک. خرم صاحب, ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو آصف بشیر چودھری صاحب کا نقطہ ہے بڑا اہم ہے میرے خیال میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل 9 ہوگی, اور ظاہر بات ہے وہ جو ہمارے کنسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے اس کا تعین کریں گے, تعداد کا تعین کریں گے, جو کارکردگی ہے غالباً اس کو بھی جانچا جائے گا. لیکن ان کا نقطہ ہے کہ اگر اس سٹیج پر بھی زیادہ ٹرانسپیرنسی لائی جائے تو وہ جسے کہتے ہیں نا سٹارٹ ہی بڑا جو ہے اگر ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہو جائے تو اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے. جی, تو یہی ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے نا جی. اگر آپ نیا جو کمیشن ہے جو ججز کی تعیناتی کرے گا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں چیف جسٹس ہے, تین موسٹ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو سربراہ ہوں گے, فیڈرل منسٹر فار لا ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, اور پھر پہلی دفعہ ہم نے 2 ممبران سینٹ سے اور 2 قومی اسمبلی سے لینے ہیں, اور جو ہے ان کو 2 اپوزیشن سے اور 2 ٹریجری بینچز سے, جی, تاکہ اس میں بھی, اور ایک بہت اچھا اضافہ ہے کہ ایک خاتون یا غیر مسلم جو ہے جس کی نامینیشن جو سینٹ سے آئے گی یا جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی, دونوں میں سے ایک جو ہیں وہ ان کو کریں گے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو وہ کمیٹی جس نے ججز کی تعیناتی کرنی اس میں وسعت آئی ہے, اور یہ وسعت جو ہے یہ شفافیت بھی لے کر آئے گی, اور اس میں جو سوچ بچار چاہیے, جو جانچ پڑتال کرنی ہے ججز کی, اس میں بھی بہتری آئے گی. دیکھیے 18ویں اور 19ویں ترمیم جب ہوئی, میں ان کو ووٹ دینے والوں میں شامل ہوں,
उस वक्त हमारे 4 ख्वाब थे अदलिया के बारे में। पहला ये ख्वाब ये था, जिसका जिक्र भी हुआ, कि जो अवाम के पेंडिंग केसेस हैं हर लेवल पे, वो तेजी से उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। वो ख्वाब गलत साबित हुआ। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि जब जजेस को ज्यादा अथॉरिटी दे दी गई कि वो नए आने वाले जजेस की तैनाती में अपनी राय पहले से ज्यादा तवाना हो गई जजेस की राय, तो उससे जो है जजेस का जो मयार है, द क्वालिटी ऑफ जो उनका कैपेबिलिटी है, उसमें बेहतरी आएगी। और 14 साल से हम देख रहे हैं वो ख्वाब भी खाम साबित हुआ। तीसरा ये एक हमारा जो सोच थी उस वक्त, जब ये कहा गया कि हम अदलिया को ज्यादा ऑटोनॉमी दे रहे हैं, कि अदलिया जो है हर लेवल पर अपने से जो लोअर कोर्ट है उसकी परफॉर्मेंस को खुद जज करेगी। यानी हाई कोर्ट है वो सेशन कोर्ट को देखेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को देखेगा, सेशन कोर्ट सिविल कोर्ट्स को देखेगा। वो भी 14 साल में हमने तजर्बा करके देख लिया, वो नहीं हुआ। चौथी जो चीज थी जो कि इन सबसे मावरा है, कि सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल अपने फैसलों से पाकिस्तान में जो आइन की सरबुलंदी है उसको तकवीयत देगी। और वो ख्वाब भी बड़ा मुझे दुख है 14 साल में वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। और ये जो आपने तरमीम की ऐसे शर्मिंदा ताबीर होगा, सवाल तो ये है। जी देखिए, हमने एक निजाम जो 14 साल पहले जिसका ख्याल था, जिसने डिलीवर नहीं किया, इस्लाह की इसी जाती है रिफॉर्म में, कि क्या हम ये देखेंगे कि क्या अब पार्लियामान का जो अब ज्यादा निगरानी का रोल है, उससे इन 4 मयार मैंने बड़े खुलकर रख दिए सामने, उनमें बेहतरी तो हो सकता है 15 साल बाद पार्लियामान ये समझे कि नहीं ये तो मामला जो है वो खराब हो गया है। लेकिन ये जो स्टेटस को था इस तरमीम से पहले, वो कोई ऐसा पाकिस्तान के आइन के लिए, अवाम के लिए और ओवरऑल जो जुडिशल निजाम है उसका मयार बेहतर करने के लिए, वो स्टेटस को तो तबाहकुन था। तो लिहाजा अगर मैं अंग्रेजी इस्तेमाल कर सकूं, इट वॉजंट वर्थ प्रिजर्विंग। हमें रिफॉर्म करना है, हमें इस्लाह करनी है, क्योंकि आइन एक कोई मुंजमद कागज नहीं है, वो जिंदा दस्तावेज है। उससे पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है बतौर जमहूरियत भी, और उसका ये हिस्सा है कि जो वादा किया हुआ है आइन के पहले सफे पर, कि अल्लाह ताला के बाद इस रियासत में आला तरीन इक्तदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। ये तरमीम हमें उसके करीब लेकर जा रही है। ठीक है। हाजी गुलाम अली साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने अपने जुमले के एंड में कहा था कि इत्तेफाक राय आप लोगों ने पैदा करने की कोशिश की और बड़ा अच्छा इंगेज किया। वी मस्ट प्रेज मौलाना फजल रहमान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनपुट भी लाई। सलमान अकरम राजा ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जी हमें जो फजल रहमान साहब की जमात का मुसवदा है हमारे लिए काबिल कबूल है। लेकिन सर इत्तेफाक राय हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। आज जो फैसला करने जा रही है कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने कहा है कि वो एक दफ़ा फिर एहतजाज करने का प्लान बना रहे हैं, उसको खुद लीड करेंगे और पूरे मुल्क में ये एहतजाज होगा और वो जाम करेंगे और उनका अवामी ताकत से जो तरमीम हुई है इसको ख़त्म करेंगे। उन्होंने इस तरमीम के बारे में तो कहा है कि ये जो रात की तारीकी में हुई है इसमें तो कोई अच्छा नहीं हुआ। तो हाजी गुलाम अली साहब किस तरह देखते हैं ये? तो अब इत्तेफाक राय के बजाय ये रिएक्शन आ रहा है अली अमीन खान गंडापुर साहब और पीटीआई की सियासी कमेटी की जानिब से। देखिए, हमने तो बहुत भरपूर कोशिश की है और मौलाना फजल रहमान की कोशिश वो पीटीआई ने खुद भी तस्लीम की है। जी सर, बात कीजिएगा। रहमान साहब की कोशिश पीटीआई ने खुद भी तस्लीम की है। अब देखिए, हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती है और 21वीं सदी है। हमें चाहिए हाजी गुलाम अली साहब, एक मिनट, अगर मैं आपका तक माजरत एक जुमला, मैं सिर्फ ये आसिफ बशीर चौधरी साहब खबर देना चाह रहे हैं, मैं दोबारा आपका पूरा आर्गूमेंट लूंगा, मेरे साथ रहेगा। जी आसिफ बशीर साहब, ये आप दे रहे खबर। जी, पार्लियामेंट में हमारे जो जराए हैं वो हमें बता रहे हैं कि कमेटी ने जो है वो यहिया अफरीदी साहब के नाम पे इत्तफाक किया है। अच्छा जी, तो ये आपके जराए बता रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम पर इत्तेफाक का इजहार हुआ है। इत्तेफाक का इजहार हो रहा है अभी चीफ जस्टिस, 30वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो अभी कमेटी का फॉर्मली इजलास खत्म होगा तो उसके बाद ही बाकायदा अनाउंसमेंट। तो ये आपके जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से ये खबर है। चलिए ठीक है, आपने शेयर की। जैसी हतमी तौर पे कोई फाइनल चीज है कि वो हम आपके साथ बाज़ाब्ता शेयर करेंगे। जी हाजी गुलाम अली साहब, देखिए, मैंने पहले भी कह दिया था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने काफी कोशिश की है और हमारी कोशिश पीटीआई ने तस्लीम की है कि इन्होंने इत्तेफाक राय के लिए अच्छा किरदार अदा किया जी। अब क्योंकि सियासी जमातों का अपना विजन और नजरिया होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगा
کہ ہماری بدقسمتی ہے بہت زیادہ 21ویں صدی ہے اور جو کوئی بھی یعنی ترمیمات ہوں گی، میں خود خرم بھائی کے ساتھ 18ویں ترمیم میں ہم نے ووٹ دیے، جی میں خود پارلیمنٹ کا حصہ تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جمہوری آداب اور اقدار سیکھنے کی کوشش نہیں کی. ہمارا اختلاف رائے، اب دیکھیں اگر ہم 8 MNA ہیں جی اور 4-5 سینیٹر ہے، ہم نے اس حد تک کوشش کی. اب کسی ایک جماعت کی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو، چاہے JUI ہو، ANP ہو، PTI ہو، سب کے مطالبے 100% پورے نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. کوئی کسی جماعت کا کچھ نقطہ ہوگا، کسی کا دوسرے کا، اسی طرح سے اتفاق رائے سے کوشش کی جائے گی کہ ایک اچھا دستور میں اچھی ترمیم دستور میں کی جائے. ہم اگر یہ کہیں گے کہ ہم نہ مانیں، پہلے ہمارے ملک میں اقتصادی مسائل، معاشی مسائل بہت زیادہ ہے، اور جب تک سیاسی استحکام ہم اس ملک کو نہیں دیں گے، معاشی استحکام اس ملک کو نہیں مل سکتا. اس لیے میری ذاتی رائے ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تو ہم آئین 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 کہتے ہیں، تو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی چیز پیش ہو جائے اور اکثریت اس کو اپروو کر لے تو پھر لوگوں کو ماننا ہوگا. اختلاف رائے سب کا حق ہے جی. اختلاف رائے کر لے، اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اختلاف رائے کے بجائے اتفاق سے مسئلے حل ہو جائے. جہاں اتفاق نہیں ہوتا تو پھر کم سے کم اختلاف رہ جائے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی میں آج جو بیٹی اور میرے محترم اسد بشیر صاحب نے پہلے سے ایک خبر دے دی. پارلیمانی کمیٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہی دانا لوگ بیٹھے ہیں. جی جی پارلیمنٹیرین بھی ہے، لائر بھی ہے، سیاستدان بھی ہے. تو ہم یہ اگر جب ان کو اختیار دیا گیا ہے تو وہ جو نام پیش کرے گا تو ہمیں اختلاف کے بجائے جی اتفاق کی طرف جانا چاہیے. ابھی تو 24 کروڑ 25 کروڑ عوام ہے، وہ تو ہر ایک اپنے نقطہ نظر کہے گا. تو پارلیمان اس لیے وجود میں آئی اور یہ کمیٹی اس لیے وجود میں آئی کہ یہ جو نام دے گا، میرے خیال میں وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے عوام کے، جس طرح میری بہن نے فرمایا کہ ان کے مشکلات کے خاتمہ اور یہ کیسز جو 20 و 25 سال سے چل رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہوگا. میری دعا ہے کہ اس طرح ہو جائے، یعنی پھر بھی اس طرح نہیں ہوگا. میں قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں، اصل میں عدالتیں اپنا رول جب ادا کرتی ہے بڑے معذرت کے ساتھ، وکلاء صاحبان بھی پول دینے میں اپنا بڑا رول ادا کرتی ہے. جس کو اگر اسٹے آرڈر مل جائے وہ 3 سال پیش نہیں ہوتے. تو چین کے اس کے لیے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے کہ اسٹے آرڈر، جس طرح بھی قانون ہے کہ ہائی کورٹ کا اسٹے ٹھیک ہے 6 مہینے ہوگا. سر یہ آپ نے صحیح کہا. یہ میرے خیال میں اس حوالے سے بھی بالکل حاجی صاحب اس حوالے سے بھی جو ہے وہ لیجسلیشن ہونی چاہیے اور آپ انگیج بھی کر سکتے ہیں. آصف صاحب اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے جو نکات خرم صاحب نے اٹھائی ہے حاجی غلام میں علی سے؟ سر خرم صاحب کی بات سے بڑا سہمت ہوں، لیکن میرا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو جج اپوائنٹ کرنے کا جو پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے. دیکھیں آپ کہیں اپلائی نہیں کر سکتے. اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے ذہن میں آپ کا نام آئے تو اس نام کے اوپر غور ہوگا. میرا سب سے بنیادی اعتراض اس چیز کے اب تو یہ کہہ رہے جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل لیکن نو کی دیکھیں نا گئی اس ہے میں وضاحت ایک تو یہ کہ اس میں کہیں پہ اپلائی کرنے کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا. اب ہوتا کیا ہے، انفارچونیٹلی میں جو جوڈیشل کمیشن میں اس سے پہلے دیکھتا تھا کہ بار کاؤنسل اپنے 4 وکیلوں کے نام لے کے آتی تھی، چیف جسٹس صاحب اپنے اور اپنے دوستوں کے ان کے چیمبرز کے ان کے نام لے کے آئے ہوتے، حکومت نے اپنے 4 نام دیے ہوتے تھے. تو میرا اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ کوئی ایک سسٹم بنائیں جہاں پہ کہیں پہ کوئی اپلائی تو کر سکے، کوئی ایک فیئر ہو. دیکھیں
हमारी अफसोस है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए तो हमारा टेस्ट भी होता है और PCA जुडिशरी है। जी, लेकिन हमारी सुपीरियर जुडिशरी जो है ना, उसका सिर्फ नाम आता है, चीफ जस्टिस पुट करते हैं, डिस्कशन होती है, उस पर कुछ ले दे के बाद वो बंदा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ये पॉइंट है कि कुछ ना कुछ काबिलियत जांचने का भी कुछ मैयार मुकर्रर किया जाए इस कमेटी के अलावा। फिर दूसरा, नाम आना सबसे बुनियादी चीज के वो, या नाम अंडर डिस्कशन कौन से आएंगे, ये स्वाबदीद भी तो खत्म की जाए ना, इसके ऊपर भी कोई एक ट्रांसपेरेंसी ये कमेटी लेके आए, कहीं पे अप्लाई करने का कोई सिस्टम हो, कहीं पे कुछ लोग चुने जाएं। सबसे बुनियादी जो कत्ल हो जाता है ना मेरे नज़दीक इंसाफ का, वो ये है कि जो अंडर कंसिडरेशन नाम आते हैं वो चुनिंदा नाम होते हैं जो स्वाबदीद के तहत होते हैं। मेरा ज़ाती ये नुक्ता नज़र है कि इसके ऊपर पहले काम होना चाहिए कि कौन से नाम ज़ेरे गौर आएंगे, ठीक है, और फिर उसके ऊपर फिर आप उनकी काबिलियत जांचने का भी कोई एक मयार। मुझे जो नया तरीका है इस पे मुझे कोई एतराज नहीं है, ना मुझे इसकी कोई नीयत के ऊपर शक है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि नाम जो अंडर डिस्कशन आने हैं वो चंद एक लोगों की या उनकी स्वाबदीद क्यों हो, और अभी भी आप समझते वही होगा ना। देखें, अभी भी कोई हम कोई ये तो नहीं लेके आ रहे। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने तो ये बात की, खुर्रम साहब का जो कहना है कि जी जो ख्वाब थे 4 वो नहीं पूरे हुए, लिहाजा अब ये स्टेटस को आगे नहीं चल सकता था, इसलिए तरमीम लेकर आए हैं। आप समझते हैं कि इस तरमीम से जो तवक्को का इज़हार खुर्रम दस्तगीर साहब करें, प्राइम मिनिस्टर साहब का हमने शॉट भी चलाया, वो चीज़ अमल दरामद उस पे होगा? अनवार भाई, दो तरह के ख्वाब हैं। एक तो हमारे सियासी जमातों के, हमारी पार्लिमान के उनके ख्वाब हैं, और एक आम आदमी के ख्वाब हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो पेंडेंसी है ना, वो 26 लाख से कम होकर जो 22 लाख पे रह गई है, उसमें से 83% केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास हैं, उसमें से 15% केसेस हाई कोर्ट्स के पास हैं, और 3% जो उसकी पेंडेंसी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। 3% सुप्रीम कोर्ट, 15% हमारी जो सियासी इशराफिया है, हमारे जो पॉलिटिशियन है, उनको बड़े बजा गिले हैं। हमारे वजीर आजम का अदालती कत्ल हुआ, हमारे वज़राए आजम को यहाँ इन्हीं अदालतों ने घर भेजा, उनके ग्रीवेंसेस बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो एड्रेस हो जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि मेरा केस तो जाता है नीचे सेशन कोर्ट के पास, फैमिली कोर्ट के पास। आपने अभी भी इस तरमीम के अंदर उसको एड्रेस नहीं किया। आपने बात की है सुपीरियर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट की, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की, और इससे रिलेटेड जो आपके इश्यूज थे, जो आईनी बेंच होगा, वो जुडिशियल कमीशन कैसा होगा, चीफ जस्टिस कौन होगा, उसके जज कौन होंगे, टेन्योर क्या। मेरी बात तो इसके अंदर शामिल नहीं है बतौर आम आदमी। ये जो मैं शादी साहब, ये जो आसिफ बशीर चौधरी साहब ने नुक्ता उठाया, जरा इस पे जवाब दीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि जो कॉमन मैन का इशू, जो आपने जो कि बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया कि पेंडेंसी होती है, जो कि आपका सही आर्गूमेंट है, उन्होंने बताया कि 83% तो निचली सतह पे पेंडेंसी है। उसके हवाले से इस आईनी तरमीम में आप लोगों ने कोई चीज लेकर आए हैं तो बताइए। देखिए अनवार, पहली बात तो ये है कि जो पहले ये होता था कि लोग जो है लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते थे, अब क्या होता है कि सारी कोर्ट्स को छोड़ के वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। तो जब ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी तो मेरे ख्याल में जो पेंडिंग केसेस हैं हमारी फैमिली कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, उनके ऊपर फिर नजर रखी जाएगी कि वहां पर कितने पेंडिंग केसेस हैं और किस तरह से उनको डील किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें अभी तो तरमीम पास हुई है, और अभी भी ये है कि अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहे या आगे बैठ के इस चीज पे बात की जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको डिस्कस करके हम आगे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। लेकिन इस वक्त जो था सबसे मेन इशू यही था कि चीफ जस्टिस की तैनाती हो, और उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं पेंडिंग केसेस के, आप सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस देख लें कि वो कितने ज्यादा हैं, और बाकी कोर्ट्स के पेंडिंग केसेस कितने हैं। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, सॉरी, वो तो कह रहे हैं 3% है सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी। आसिफ बशीर साहब कह रहे हैं 3% है ना, सिर्फ 56,000 केसेस है ना, 56,000 केसेस, 22 लाख में से 56,000 केसेस। मैं यही कह रही हूँ ना कि अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में, क्या आपको ये पता है कि वो बाकी कोर्ट्स को छोड़ के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, या उनकी पहले कहीं हियरिंग हुई है, नहीं हुई है, तो वो भी तो केसेस को देखा जाएगा ना। तो ये सारी चीजें जब अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो फिर उसके बाद इन चीजों को भी नजर में रखा जाएगा और इनको भी देखा जाएगा। और मेरे ख्याल में आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे, मेरे ख्याल में वो इस चीज को जरूर देखेंगे कि जो पेंडिंग केसेस लोअर कोर्ट्स में हैं उनको एड्रेस किया जाए और उनकी जो पेंडिंग पेंडेंसी है वो खत्म की जाए। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले चीफ जस्टिस साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी लोअर कोर्ट्स को
अपने काम में तेज करते हैं। ये आपका बड़ा अहम नुक्ता है, ज़ाहिर बात है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, उनके नीचे जो वो सबसे सुपीरियर कोर्ट है। लेकिन खुर्रम साहब, ये जो नुक्ता उठाया जो कि आपने बात की, तो उन्होंने कहा कि एक इश्यूज हैं रूलिंग क्लास का, रूलिंग एलिट्स, पॉलिटिकल अशराफिया का, और एक आम आदमी का। एक आम आदमी को इससे क्या फायदा हासिल होगा? मैं चाहूंगा एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप बताइएगा 26वीं आईनी तरमीम से, एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से। एक आम आदमी का सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है और उसी से वो सारे इश्यूज ड्राइव होने हैं जो इंशाल्लाह फिर सिविल कोर्ट तक आएंगे। तो ये जो आईनी तरमीम है 26वीं, ये एक बड़ी पेशरफ्त है जमहूरी निगरानी अदलिया की करने के लिए। तो लिहाजा हमारा अगर ये ख्याल है और मेरी ये तवक्को भी है कि इसकी सिर्फ ये आईनी तरमीम हो गई तो मामला खत्म हो जाएगा। इसके तहत फिर अब ये जो जुडिशल कमीशन बना है, दुरुस्त तौर पे इसकी आपने निशानदेही की कि इसने किस क्राइटेरिया के तहत काम करना है। अगरचे आईनी तरमीम ने इसको हक दिया है कि वो अपने रूल्स बनाए, लेकिन पार्लियामान का अगला स्टेप ये है कि वो इसके बारे में आईनी तरमीम नहीं बाकायदा कानून साजी करे कि जनाब ये क्राइटेरिया होगा। और सिर्फ ये हमारी फिर कौमी पार्लियामान का काम नहीं है, ये चारों सूबाई असेंबलियों के ऊपर अगर जो है हम समझते हैं कि हुकूमत संजीदा है और तमाम अवामी नुमाइंदे चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ हो, तो फिर ये जो पहली दफा जमहूरी रोशनी गई है अदलिया के अंदर, ये फिर सूबाई असेंबलियों में भी थ्रू होनी चाहिए। ये तमाम इशूज जिस पे क्राइटेरिया डिसाइड होने हैं, कितने लोग होंगे, कैसे होंगे, इसके ऊपर फिर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली कानून साजी करे। लेकिन ये पहली दफा एक ऐसी छतरी नई मिली है जिसके तहत ये सारी कानून साजी हो सकती है। तो लिहाजा ये एक जो हम जिसे कहते हैं आइन के अंदर तरमीम जो है वो आगे बढ़ने का एक रास्ता है, एक नया दरवाजा खुला है, जिसके नतीजे में अगर आसिफ बशीर साहब जैसे लोग या हम सब लोग जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं वो इसको प्रेशराइज करेंगे, तो फिर ये मामला इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को अपनी जो सिविल कोर्ट है उनके घर में, उनके कस्बे में, वहां तक इसके अब असमरात जो है नजर आएंगे। हाजी गुलाम अली साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने यही कहा कि जो भी फैसला होता है जमहूरियत में, एंड आई टोटली एग्री विद यू, उसमें इख्तलाफ राय तो होता है, जमहूरियत का हुस्न यही है, लेकिन जो फैसला हो जाए उससे फिर सबको इसलिए कबूल कर लेना चाहिए क्योंकि जमहूरियत में तो जो है वो वोट गिने जाते हैं, मेजॉरिटी इज दी अथॉरिटी। आप क्या समझते हैं इस तरमीम के बाद जो कोशिश आप लोगों ने की, आने वाले दिनों में, मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, आपको इत्तेफाक ज्यादा नजर आ रहा है या खुदा ना खास्ता आपको कोई इसके खिलाफ, जैसे मैं दोबारा ऑन बेसिस ऑफ रिपीटिशन कह रहा हूं, अली अमीन खान साहब ने कहा कि एक दफा दोबारा एहतजाज को लीड करने जा रहे हैं? तो उनका हक है, हर किसी का जमहूरी हक है एहतजाज, लेकिन अभी चूंकि तरमीम जो पास हुई है उसके ला 2 दिन भी नहीं गुजरे, तो हमें अच्छे सोच और अच्छा नतीजा अखज़ करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हमारी आवाम कोशिश करे और सोचे कि अल्लाह ताला इसको अभी बेहतर करे। लेकिन मैं जहाँ सोचता हूँ, मेरी इसकी जाती राय है, मैं जमाती राय नहीं जाती राय कहता हूँ कि इस तरमीम का वक्त जो है ना, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं था। अच्छा, कि हमने इस तरमीम को शख्सियात के गिर्द घुमा दिया और जिससे शख्सियात के गिर्द घुमाना था वो कामयाब हो गए। और इसको, इस तरमीम को सिर्फ और सिर्फ अभी पाकिस्तान के अवाम में, क्योंकि शहर में रहता हूँ, फिरता हूँ, तो अब आम लोगों के ज़हन में 2 जगह पर तकसीम हुई है। जज साहब को लाना है, जज साहब को रुकवाना है। जज साहब को लाना है तो मेरे ख्याल में वक्त का तयन अगर 2-4 माह पहले होता या इसके बाद होता, लेकिन हुकूमत समझती है और उन्होंने जो किया ठीक किया। लेकिन इस एक बात पर कि इन्होंने तमाम तरमीम के जितने नुकात है, किसी एक नुक्ते पर किसी भी चैनल पर बहस नहीं हो रही है, माँ सिवा जजों के। तो चूंकि ये शख्सियात के गिर्द अभी घूम रहा है जी, ये जो कि करे जो कि पार्लिमानी कमेटी बैठी है वो पाकिस्तान के अवाम और उसके सोच और इसमें ये जो लावा पक रहा है इसको गर्म करने के बजाय इस पे पानी डालने के लिए कुछ ऐसा फैसला करे जो कि इसको मजीद गर्म ना करे बल्कि ठंडा करे। बहुत अच्छी बात की है, कहता हूँ आपकी वसासत है। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की है। असेंबली को, पार्लियामान को ये ताकत और
हुकूमत आइन ने दिए कि जो भी कानून साजी करे या जो भी आइन साजी करे अक्सरियत से अगर उनके पास है तो उनको हक दिया गया है, तो लिहाजा इस हक को हम तस्लीम करें और हम मुल्क को आगे जाने की तरफ सोचें और ये नफरतें मिटाने की कोशिश करें। और मैं हुकूमत से भी कहता हूँ जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना एक रोल अदा किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, इसके बाद भी सियासी जमातों में ये दूरियां खत्म करने के लिए भी ये सीनियर सियासतदान इसी तरह रोल अदा करें ताकि ये दूरियां खत्म हो और ये जो धुआं निकल रहा है ये धुआं भी खत्म हो जाए ताकि मुल्क आगे की तरफ चले और जो पहिया रुका हुआ है ये पहिया आगे की तरफ जाए। ठीक कहा सर आपने, तरक्की करे। नहीं हाजी साहब बहुत अच्छी आपने बात की। आसिफ बशीर साहब टुवर्ड्स द एंड क्या कहेंगे सर? अब टुवर्ड्स द एंड अब हम जब ये प्रोग्राम करके उठेंगे तो कब तक फैसला जो है, आपने तो ज़राए की खबर दी, फैसला हतमी तौर पे कब तक ये आएगा? तो ज़ाहिर कमेटी ही अनाउंस करेगी। हम तो आपको ज़राए की खबर, कुछ आवाज़ें थी मंसूर अली शाह साहब की हिमायत में भी, लेकिन जो पलड़ा भारी नज़र आ रहा है हमारे ज़राए का ये कहना है कि मंसूर जो यहिया जस्टिस यहिया जो आए हैं आफरीदी साहब हमारे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं पहले, उनकी हमायत में होता नज़र आ रहा है और उन्हीं का नाम फाइनल होगा। लेकिन ये बाकायदा अनाउंस जो है वो कमेटी के इख्तिताम पे होगा। अनवार भाई, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की बातों से कहूँगा कि इंडोर्स करूँगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है कि क्योंकि उनका अपनी जमात में भी एक वजन है और जो हमारे बाकी भी सियासी दोस्त भी हैं जो सुन भी रहे हैं हमें, हमारी एक क्वेश्चन, देखें एक इंडिपेंडेंट अदालत जो है ना, एक पुरअमन और जमहूरी और सारी चीज़ों के एक बुनियादी, उस मुआशरे का बुनियादी एक टूल है कि जजा और सजा के निज़ाम के बगैर कोई मुआशरा जो है वो नहीं चल सकता। और इवन आपको याद होगा वो जो चर्चिल ने कहा था कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो जंग से कोई नुकसान नहीं होगा यूके का। देखें, हमें एक बात, आखिरी बात यह है कि ये जो रिफॉर्म्स है ना, जो जजेस की तैनाती की, इसमें भी हमें मजीद कानून बना के इसके अंदर रिफॉर्म्स लानी होंगी। और सबसे पहले ये कि बुनियादी तौर पे अगर हम अच्छे लोगों को आगे लाएंगे तो फिर उनमें से हमें चीफ जस्टिस बनाने में और उनमें ज्यादा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आसिफ बशीर चौधरी साहब जिन्होंने ब्रेक भी दी है, खुर्रम दस्तगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाजी गुलाम अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और डॉक्टर शाजिया सोबे, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, हम भी मुंतज़िर हैं हतमी अनाउंसमेंट का, और हतमी अनाउंसमेंट आपको पीटीवी पे जरूर सुनाएंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।